अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाहजेब पीजी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 एमटीकेट पास्ट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 8 वेव क्लास फर्स्ट फिजिक्स के। ये लेक्चर मेरा सेकंड पार्ट है। इससे पहला पार्ट भी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वो पार्ट देखें। और आज हमारा इस चैनल पर सेकंड पार्ट है वेव चैप्टर से। तो इस लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखना। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज आया है। एमसीक्यूज नंबर 1, विच टाइप ऑफ वेव कैन बी पोलराइज्ड। कौन सी टाइप वेव पोलराइज है, यानी कौन सी टाइप वेव में पोलराइजेशन प्रोसेस पॉसिबल है। ए ऑप्शन साउंड वेव, ट्रांसवर्स वेव, लैंगिट्यूडल वेव, शॉक वेव। तो आप इस पॉइंट को तवज्जो के साथ यानी नोट करो कि ओनली वन टाइप ऑफ वेव है और वो है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पोलराइजेशन प्रोसेस पॉसिबल है। बाकी कोई भी ऐसी वेव नहीं है जिसमें ये प्रोसेस पॉसिबल हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The phase difference between the two consecutive crests is। फेस डिफरेंस यानी दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट के दरमियान फेस डिफरेंस कितनी होगी। तो आप थोड़ा सोच कर लो कि दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट के दरमियान यानी कंसेक्यूटिव क्रिस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एक कंप्लीट सर्कल के बराबर होता है, यानी वो वन कंप्लीट सर्कल के बराबर होता है। इतनी वेवलेंथ होती है, यानी इतनी फासला होती है। और एक कंप्लीट सर्कल में कितनी एंगल होती है, 360 डिग्री एंगल होती है एक कंप्लीट सर्कल में। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट इज 360। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3। If wavelength doubles and frequency remain constant, then wave speed becomes। अगर वेवलेंथ को डबल किया जाए एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट हो, देन द वेव स्पीड बिकम। तो वेव स्पीड कितनी होगी। एमसीक्यूज नंबर 3 में हमारे पास ये कहा गया है कि वेवलेंथ को अगर डबल किया जाए और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट, तो वेव स्पीड कितनी होगी। तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर इसमें हम f को कांस्टेंट करते हैं, अगर f को कांस्टेंट करें तो फिर v का डायरेक्टली रिलेशन आता है लैम्डा के साथ। तो यहाँ पर देखो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। अगर इसको आप डबल कर ले यानी 2 टाइम कर दे तो फिर इसका डायरेक्ट रिलेशन है स्पीड के साथ। तो स्पीड भी क्या होगा, ये भी डायरेक्टली होगा, यानी 2 टाइम होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर वेवलेंथ डबल करने से स्पीड क्या होगा, स्पीड बिकम्स डबल्ड। B option is correct. MCQ number 5. If the wavelength of a transverse wave is 2 centimeter and the period is 2 second, यानी टाइम पीरियड, देन द वेव स्पीड क्या होगी इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब यह है कि आपने स्पीड को मीटर पर सेकंड की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड में इस्तेमाल करना है, यानी आपने यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड इस्तेमाल करना है स्पीड के लिए। तो इस एमसीक्यूज में ये पूछा गया है, गिवन है इफ द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव अगर 2 सेंटीमीटर हो और टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, तो फिर इस वेव की स्पीड कितनी होगी। तो हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पर आप देखो कि हमें टाइम पीरियड क्यों है, यानी टाइम, और इस फार्मूले में टाइम नहीं है, फ्रीक्वेंसी क्यों है। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम का इनवर्स रिलेशन है, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर है 1 आवर टाइम का। तो यहाँ पर 1 आवर टी को पुट करें तो v आ जाएगी लेमडा डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पर पुट करो लेमडा कितना है 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 सेकंड। तो 2 और 2 कैंसिल आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 6। द डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज। डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव क्या है।
तो आपको पता है कि एम्पलीट्यूड क्या है, ये डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का जो एम्पलीट्यूड जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, मीटर। और मीटर का डायमेंशन हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगी, एल होगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQs नंबर 7। द अर्थक्वेक इज हर जगह इन नेचर, यानी अर्थक्वेक जो है जिलजिला, जिलजिला की वेव जो है ये किस नेचर का है, मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बोथ ऑफ देम है, या नन ऑफ दिस है। तो आप इस पॉइंट का भी याद रख लो कि जो सिलसिला की यानी अर्थ वेव की वेव होती है वो हमेशा के लिए मैकेनिकल वेव होती है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8। द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव कितनी क्या है, यानी कितनी एमसीक्यू नंबर 8। द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव का रिलेशन क्या है। यहाँ पर आप ए ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सी ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और डी ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होगा कि इंटेंसिटी का डायरेक्टली रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड के साथ, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ। ये एक्स नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इसके साथ इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इस इंटेंसिटी को हम आर कंसीडर करें, यानी एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। और आर क्या है, आर भी डिस्टेंस है, इसका यूनिट भी मीटर है, यानी ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स नॉट की जगह हमने आर पुट किया। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन हो गया आर स्क्वायर के साथ। तो इन ऑप्शन में से डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 9। इफ द टेंशन इन द string is doubled and its mass per unit length is reduced to half, then the speed of transverse wave on it is। एमसीक्यूज में ये कहा गया है कि अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग को हम डबल करें, यानी 2 टाइम कर दें, और इट्स मास पर यूनिट, यानी मास पर यूनिट जो है म्यू, इसको हम रिड्यूस कर दें, यानी म्यू को हम रिड्यूस करें, तो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव क्या होगी। एज वी नो दैट, हमें ये पता है कि स्पीड का रिलेशन है टेंशन और म्यू के साथ। ये है वी क्या है, वी स्पीड है, टी टेंशन है, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पर टेंशन को अगर डबल कर दे, यानी 2 टाइम कर दे, 2 टाइम, और म्यू को हाफ कर दे मास पर यूनिट लेंथ को, तो फिर क्या होगी। देखो 2t, इस म्यू को हम लगाते हैं और इस 2 को हम ऊपर ऊपर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इस 2 के साथ ये वाली 2 भी मल्टीप्लाई कर दे तो इस तरह आ जाएगा, और ये बराबर होगा t डिवाइड बाई म्यू इंटू 2 क्रॉस 2 4, और 4 को हम बाहर लिखते हैं 4। तो v इज इक्वल टू 2 t डिवाइड बाई म्यू। ये क्या है, ये जो हमारे पास फर्स्ट गिवन है, ये गिवन है, और ये वी डैश क्या है, ये रिक्वायर्ड था। तो वी डैश स्पीड बराबर होगा न्यू स्पीड वी टू वी, यानी 2 टाइम ऑफ ओरिजिनल, यानी 2 टाइम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर बी ए ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ number 10. Two sound waves having a phase difference of 60 degree have path difference is। हमारे पास 2 साउंड वेव है हैविंग फेज डिफरेंस, और इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, 60 डिग्री है। हैव पाथ डिफरेंस, तो इसकी पाथ डिफरेंस क्या होगी। सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूला है, और आपने ये फार्मूला याद रखना है, यानी ये फार्मूला आप नोट भी करें कि डेल्टा एक्स ये पाथ डिफरेंस है, इज इक्वल टू
फाइव डिवाइड बाई 360 इंटू लेमडा। इस फॉर्मूले में डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, और लेमडा क्या है, फेज, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, और फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर फेज डिफरेंस को पुट कर लेना, डेल्टा एक्स आ जाएगा फेज 60 डिग्री डिवाइड बाई 360। यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल कर दे, 6 के 6, 6 6 34, यानी आपके पास पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स लेमडा, यहाँ पर लेमडा लिखो, लेमडा डिवाइड बाई 6। तो लेमडा डिवाइड बाई सी क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 11। Two tuning forks sounded together such that they produce 127 and 128 vibration respectively, they may create, ये क्या क्रिएट करती है, हमारे पास टू ट्यूनिंग फॉर्क है, दोनों साउंडिंग करती है टुगेदर सच दैट, एक दूसरे के साथ। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फर्स्ट ट्यूनिंग की फोर्क की फ्रीक्वेंसी है F1 की 127, और दूसरी की है F2 की है 128 वाइब्रेशन। दे में क्रिएट, तो क्या क्रिएट करती है, सबसे पहले आपको ये पता है, पता होगा इसके बारे में कि जब भी दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, ये फ्रीक्वेंसी को देखो F1 F2 को, अगर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो तो ये बीट क्रिएट करती है, यानी ये दोनों फ्रीक्वेंसी बीट्स बीट्स प्रोड्यूस, यहाँ पर बीट्स प्रोड्यूस होगी। जब भी बीट्स प्रोड्यूस होगी तो आपको बीट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बीट्स सम टाइम ये दोनों वेव रियनफोर्स होते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और सम टाइम ये कैंसिल करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी बीट्स कभी कभार कंस्ट्रक्टिव होगा, कभी कभार डिस्ट्रक्टिव होगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। MCQs number 12. The maximum possible number of bits heard by sensitive ear are, sensitive ear कितने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बिट सुन सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को नोट करो कि ह्यूमन का जो सेंसिटिव एयर है वो 10 मैक्सिमम पॉसिबल बिट्स को हेयर कर सकते हैं, यानी 10। आप ए ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ number 13. Reverberation time of a hall can be decreased by. रिवर्बरेशन टाइम एक हॉल की डिक्रीज होती है किस वजह से, यानी हम क्या करें कि रिवर्बरेशन टाइम ऑफ ए हॉल को कम करें। तो यहाँ पर स्पीकिंग लाउडली आपने तेजी के साथ बोलना है, यानी लाउडली बोलना है, ये बिल्कुल गलत है। ओपनिंग ऑल विंडोज एंड डोर, अगर हम तमाम विंडो और डोर को यानी खिड़की और दरवाजे को ओपन करते इसकी वजह से कम होती है। सी ऑप्शन चूजिंग अ स्मॉलर होल, आपने चूज करना है स्मॉल हॉल, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जब भी हम इसको कम करते हैं तो इसके लिए आपने स्मॉल हॉल कंसिडर करना है, तो फिर पॉसिबल है कि ये रिवर्बरेशन टाइम कम हो जाए एज कम्पेयर टू द अदर थ्री ऑप्शन, यानी ये थ्री ऑप्शन क्या है, गलत है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ पर सी को क्लिक कर दें। एमसीक्यू नंबर 14। इन स्टैंडिंग वेव ए स्टैंडिंग वेव में एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। बी ऑप्शन एनर्जी इज मैक्सिमम एट नोड्स एंड मिनिमम एट एंटी नोड्स, एनर्जी जो होती है स्टैंडिंग वेव में ये मैक्सिमम होती है एट नोड पॉइंट पर और मिनिमम एट एंटी नोड, ये गलत है और फर्स्ट भी गलत है। सी ऑप्शन एनर्जी इज मिनिमम एट नोड एंड मैक्सिमम एट एंटी नोड, ये पॉइंट क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एनर्जी जो होती है स्टैंडिंग वेव में मिनिमम होती है, कम से कम होती है नोड पॉइंट पर, यानी वो पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इस पॉइंट पर एनर्जी जीरो होती है, और मैक्सिमम होती है एंटी नोड पॉइंट, यानी एंटी पॉइंट वो पॉइंट होती है स्टैंडिंग वेव में जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, यानी एम्पलीट्यूड, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और नोड पॉइंट पर कम, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 15। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, डॉपलर इफेक्ट किसके लिए एप्लीकेबल होगा। ए ऑप्शन साउंड वेव, लाइट वेव्स, नन ऑफ दिस,
बोथ ए एंड बी। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखो कि डॉपलर इफेक्ट जो है ये एप्लीकेबल है दोनों के लिए, जैसे लाइट वेव भी हो या साउंड वेव हो, यानी दोनों के लिए क्या एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, सेकेंड पार्ट था वेव्स चैप्टर के एमडीकेट एमसीक्यूज के रिलेटेड। और आज के लेक्चर में मैंने ज़्यादातर एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल डिस्कस किए। पता नहीं लगता कि कभी कभार एमडीकेट में कॉन्सेप्चुअल इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकती है, तो इस सारे एमसीक्यूज को नोट कर ले और वेटिंग कर ले। नेक्स्ट लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स के एमसीक्यूज पर होगा। तो इस लेक्चर के लिए यानी नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इस एमडीकेट लेक्चर को आपने फॉरवर्ड यानी आपने स्टूडेंट जो एमडीकेट के लिए तैयारी करते हैं इसके साथ आपने शेयर करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।